Hello students, welcome back in Harpreet's Biology. So today we will discuss the most important topic of the human reproduction and the topic is menstrual cycle. So इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो हम पहले देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो सबसे पहला आएगा गैमेट्स फॉर्म इन फीमेल is a cyclic act that takes about 28 to 29 days and this cycle is called as menstrual cycle. सबसे पहली बात, दूसरी बात आई थी कि ये कहां पे होता है, किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. सो अकर इन द प्राइमेट्स सच एज मंकी, एव्स एंड ह्यूमन बीइंग. ओके, एंड द थर्ड फैक्ट इज कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा इन ह्यूमन फीमेल. सो इट स्टार्ट एट पवर्टी. ओके, नियर अबाउट 12 to 13 ईयर्स. तो ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं 13 से 12 साल के बीच में प्रोसेस स्टार्ट होगा. जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हम इसको बोलते हैं पवर्टी एंड इट एंड एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स. सो ये 45 से 50 साल में बंद हो जाएगा प्रोसेस, जैसे कि ह्यूमन के अंदर नहीं होता है. सो ये जो प्रोसेस होता है, इसको जो प्रोसेस स्टॉप कर जाता है इसको बोलते हो मीनोपाज. सो स्टार्ट विद पवर्टी एंड एंड विद द मीनोपाज. तो ये दो टाइम पीरियड होंगे. इट मींस कि 12 में स्टार्ट हो रहा है, नियर अबाउट 45 में कंप्लीट हो रहा है. तो इट फीमेल फर्टाइल फॉर 33 इयर्स. तो एक फीमेल की जो फर्टाइल लाइफ होती है दैट इज 33 इयर्स, जो ह्यूमन मेल के केस में नहीं होता है. ये थोड़ा मैं सासा कंपेयर कर रहा हूं. तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देख लें फैक्ट और आगे कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक जो साइकिल है 28 डेज में हो रहा है, इट मींस कि एक साल के अंदर फीमेल जो हैं, जो एग प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कर रही हैं 13 और 33 ईयर तक फीमेल फर्टाइल है. तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर पवर्टी से मिनोपाज तक कितने एग को प्रोड्यूस करेंगी. दे प्रोड्यूस अबाउट अप्रोक्सीमेटली 416 एग्स. ओके, अब हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि एक फीमेल जब बर्थ होता है तो नियर अबाउट उनके पास मिलियंस में क्या होते हैं, एग होते हैं, जो पॉवर्टी तक पहुंचते पहुंचते नियर अबाउट 4 लाख रह जाते हैं. उनमें से भी हमने देखा अभी कि वो कितने होंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस होंगे, 416. उनमें से भी अगर हम देखें आगे तो जितने उनके चाइल्ड होंगे, जितने उनके बच्चे होंगे, वही एग जो थे वो स्पर्म के साथ फर्टाइल करके उन्होंने आगे क्या किया, चाइल्ड में कन्वर्ट हो गए. इट मींस कितना बड़ा लॉस हो रहा है इसके अंदर. ओके, सो दिस इज आल्सो. पर जो बच गए, जैसे मैंने बोला कि बड़े सारे ओगोनिया थे जो पीछे ओवरी के अंदर आ गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो डीजनरेट हो जाएंगे. ओके, सो जो डीजनरेट होंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर एस्ट्रीसिया. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर लो, शायद मैं ऊपर लिख भी दूंगा. फॉलिक्यूलर एस्ट्रीसिया, फॉलिक्यूलर एस्ट्रीसिया इज द डीजनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स दैट रिमेन इन द ओवरी. तो ओवरी के अंदर आगे नहीं आगे बढ़ पाए. ओके, सो हमने अभी तक ये देखा कि छोटा सा इसका फैक्ट देख लिया हमने क्या है. तो जो फर्स्ट फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एट पवर्टी दैट इज कॉल्ड मिनार्क. तो हम उसको मिनार्क का नाम देते हैं. सो अब हम बात करेंगे अपने क्लासरूम के अंदर, इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी हमने फैक्ट की बात की है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला सब्जेक्ट ये आगे टॉपिक जो वीडियो में है. तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप लास्ट तक देखें और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो एक एक हार्मोन का एक एक स्टेजेस को आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्लासरूम के अंदर हैं और अब हम इसी प्रोसेस को, जिसको मैंने बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पूरा डिटेल में देखेंगे और मैं एक एक इवेंट को, एक एक हार्मोन को और उसके फंक्शंस को पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा. सिर्फ इतना है कि अगर आपने अच्छी तरह से सुना तो ईयरफोन लगा लें ताकि आपको बाहर की जो आवाज वगैरह वो डिस्ट्रैक्ट ना करे. ओके, तो आपके पूरा कंसंट्रेट कर सकें. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कोई एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा. सो इट टेक 3 स्टेप फॉर इट्स कंप्लीशन. तो इसको अपनी कंप्लीशन के लिए 3 स्टेप करने पड़ेंगे. ओके, एंड द 3 फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर, तो वो मैंने वहां पे लिखी हुई है. फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड इज द सिक्रेटरी फेज और द ल्यूटियल फेज, एंड थर्ड इज द ब्लीडिंग और द मेंस्ट्रुअल फेज. तो पहले 3 वर्ड को याद कर लो आप, दैट इज फॉलिकुलर फेज, सिक्रेटरी फेज और द मेंस्ट्रुअल फेज.
ओके फर्स्ट तो पहले इन तीनों को याद करो। अब तीनों को एक टाइम इकट्ठा हम डिस्कस नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हमें बताना पड़ेगा, तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओके हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगा। सबको लग रहा होगा कि प्रोसेस ओवरी में स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ब्रेन से। कहां से? ब्रेन मींस ब्रेन के अंदर आपको पता होगा, एक हमने पढ़ाया था पिछली एक वीडियो में, मैंने बताया था ब्रेन की, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है मैंने यहां पे इंडिकेट किया है। सो प्रोसेस हम स्टार्ट जो करें वो कहां से कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। सो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहां पे होती है? इसकी लोकेशन ब्रेन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी के ऊपर है ये। ओके सो इट इज प्रेजेंट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा? वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, एंड द हार्मोन इज दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके सो ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी के साथ अटैच्ड है। तो ये जो होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहां से एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में आएगा, और वहां से उस लोब को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा फॉर इट्स सिक्रीशन। कौन सी सिक्रीशन? दैट इज गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ओके सो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को इसको क्या किया? स्टिमुलेट किया, भाई उठो और रिलीज करो। क्या रिलीज करो? गोनाडोट्रोफिन। तो इसने गोनाडोट्रोफिन को रिलीज किया। ओके सो गोनाडोट्रोफिन क्या है? दैट इज आगे बोल सकते हैं follicle and that is luteinizing hormone. So it's create follicle stimulating hormone as well as luteinizing hormone. कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसने जैसे स्क्रीन किया, तो पहला काम आपको समझ आ गया कहां पे हुआ? इस लेवल पे हुआ, दैट इज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में हुआ। दूसरा काम कहां पे हुआ? दैट इज पिट्यूटरी ने रिलीज किया। किसको रिलीज किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, दो हार्मोन्स। अब इनका काम क्या है? तो ये आपको पता है हार्मोन्स हैं, काफी दूर हैं, सो दे आर टेकन अप बाय द ब्लड। कहां तक? टू द ओवरी। तो आपको पता है एंडोक्राइन की जो सिक्रीशन होती है उसको कौन लेके आता है? ब्लड। तो ब्लड इन दोनों हार्मोन को लेके आ जाएगा ओवरी के अंदर। तो ये जितना पोर्शन दिख रहा है ओवरी का, मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ऐसे बनाए थे एपिथेलियल ग्लैंड्स वगैरह बनाए थे, जर्मिनल एपिथेलियम वगैरह, तो वही मैंने बनाई हुई यहाँ पे। ओके सो अब हम बात करेंगे दोनों के दोनों ग्लैंड कहां पहुंच गए? ओवरी के अंदर पहुंच गए। यहां तक ठीक है? कहां पहुंचे? ओवरी के अंदर। अब ओवरी के अंदर ये करेंगे क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसको यहां पर रख देते हैं। तो ये ग्लैंड आ गया, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी काम कुछ नहीं किया ना, वहां पे पहुंच चुके हैं काम करने के लिए। ओके तो दो काम देख लिए, हाइपोथैलेमस ने स्क्रीन करवाया एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों पहुंच गए ओवरी के अंदर, और ओवरी में पहले से एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और ये मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा, ध्यान से देखना, वहां पे मैंने बताया कि किस तरह से जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो स्टेम सेल्स को बनाती है, जर्म सेल्स को बनाती है, oogonia को बनाती है। ओके सो अब देखोगे ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगी? ये स्टेम सेल्स को तैयार करेगी, मींस ये oogonia बनाएंगे। क्या बनाएंगे? oogonia या ओगोनियम। सो इट गिव राइज टू नंबर ऑफ ओगोनियम सेल्स। oogoनियम सेल क्या है? ये वही सेल है जो आने वाले ओवम को बनाएंगे। सो इनका जो फ्यूचर है वो क्या है? वो ओवम है, लेकिन इतने आराम से नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको। ओके सो अब बात की, जो oogonia था इसने बहुत सारी माइटोसिस की थी, और माइटोसिस करने के बाद इसने क्या किया था? एक सेंटर में सेल आ गया था, और दैट आर सराउंडेड बाय अदर फॉलिकुलर सेल्स। जो सेंटर में सेल था हमने उसको नाम दिया था प्राइम, दैट इज प्राइमरी oocyte का नाम दिया था। ओके और जो साइड पे दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। ये मैंने बताया था आपको नेक, एग ट्यूब, एग नेस्ट वगैरह में, उसमें आप देखोगे। ओके अब हम बात करेंगे इस सेल को क्या नाम दिया हमने। जो हमारा oogonia था उसने क्या किया? माइटोसिस की और एक स्ट्रक्चर बना दिया, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलोगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। तो ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड
प्राइमरी oocyte। आज हमने किस पे ध्यान देना है? दोनों पे ध्यान देना है, लेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सो प्राइमरी फॉलिकल अब क्या करेगा, कुछ स्ट्रोमा के अंदर, ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है, जो फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर कुछ लोकल केमिकल्स होते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं अदर देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनको छोड़ के कुछ सेल्स के अंदर, ओवरी के अंदर खुद भी कुछ केमिकल्स बनते हैं जो क्या करेंगे, इन सेल्स को, ये जो सेल दिख रहे हैं आपको, दैट इज सिंपल सेल जो हैं, इन सेल्स की क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंज करेंगे, इनकी ग्रोथ करेंगे, एंड दीज सेल्स अराउंड द प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू ए कॉलुमनार सेल्स। कॉलुमनार सेल पता है आपको, ऐसे होते हैं पिलर लाइक, लॉन्ग पिलर लाइक शेप स्ट्रक्चर। आप फर्क देख रहे हो, यहाँ पे सेल और यहाँ पे सेल, तो ये सेल जो है ये कॉलुमनार सेल्स हैं। सो जब ये कन्वर्शन होगी और करेगा कौन, स्टिमुलेटेड बाय द लोकल हार्मोन्स, लोकल केमिकल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, तो इससे क्या होगा, ये सेल कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो सेल है अलग है, यहाँ पे कॉलुमनार बोल सकते हो, टॉल सेल्स है, तो इनको आप बोलते हो प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलोगे इसको, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल आ गया, लेकिन जो सेंटर में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte बोलते हैं इसको। ओके, यहां तक तो हमने क्या क्या देखा, यहां से स्टिमुलेशन हुई एंटीरियर की, इसने दो हार्मोन रिलीज किए, वो यहां तक पहुंच गया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इधर से जर्मिनल एपिथेलियम ने oogonia बनाया, oogonia ने मल्टीप्लिकेशन की और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दिया जिसको प्राइमोर्डिया बोला हमने। प्राइमोर्डिया ने कुछ केमिकल की मदद से अपने आप को चेंज किया सेल्स को, और कॉलुमनार सेल बन गया, और इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। ओके, और यहाँ पे क्या थे, कॉलुमनार सेल थे बाहर वाले, अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte सेल। ओके, अब आगे इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अब हमने देखा था ऊपर से फॉलिकल आया था, कौन आया था, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग सेल, ये है फॉलिकल, और हार्मोन का नाम क्या, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग सेल। स्टिमुलेट होता है किसी को आपने मोटिवेट करना है, तो फॉलिकल को ये हार्मोन मोटिवेट करेगा। किसके लिए मोटिवेट करेगा, तो वो मोटिवेट करेगा इन तीन कामों के लिए। तो फिर से सुनो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का काम होता है कि वो ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था उसको प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। तो ये जो बाहर रेड कलर के सेल दिख रहे हैं इनकी प्रोलिफरेशन करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा। तब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे दिख रहा है क्या बन रही है, लेयर्स बन रही हैं। सो अगर ये स्टेप होगा तो इससे क्या होगा, ये सेल मल्टीप्लाई करेंगे और ये लेयर्स बनेंगे। सो इट गिव राइज टू नंबर ऑफ लेयर्स, तो बहुत सारे लेयर्स बनाएंगे। यहां तक आया समझ, पहला काम किसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो अभी स्टार्ट किया इसने काम। दूसरा काम क्या करेंगे, आल्सो स्टिमुलेट oocyte टू प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन इन मेम्ब्रेन। तो oocyte कौन था, मैंने बताया था ये है oocyte। सो दिस इज द oocyte। सो इस oocyte को स्टिमुलेट करेगा, या इसको बोलेगा भाई तू सेल बना, प्रोटीन बना। कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मींस ग्लाइकोजन और प्रोटीन से बना हुआ केमिकल। सो ग्लाइकोप्रोटीन जो बनेगी वो डिपॉजिट हो जाएगी, मान लो आगे पीछे, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगी, एक लेयर बन जाएगी, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड ज़ोना प्यूलिसिडा। सो ज़ोना प्यूलिसिडा, तो ये हमारे पास लेयर आ गई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना क्योंकि लास्ट तक रहेगी हमारे पास। सो फिर से सुनो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट दिस सेल प्राइमरी oocyte, these follicle cells to undergo number of division and form number of layers। तो पहले इसको बोला भाई तू लेयर्स बना, उसने लेयर बना दी। फिर इसने बोला इस अंदर वाले सेल को, प्राइमरी oocyte को, भाई तू भी तो स्टिमुलेट हो, तूने क्या करना है, तूने भी चेंजेस करनी है, तू भी अपने आगे पीछे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना, न्यूट्रिटिव लेयर बना। तो इसने भी क्या कर दिया, अपने खुद के अंदर, क्योंकि डीएनए है, सब कुछ है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, तो इसने केमिकल प्रोड्यूस किया, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड दैट ग्लाइकोप्रोटीन डिपॉजिट around the cell oocyte and it form a layer and that layer is called as zona pellucida। यहां तक आया समझ। तीसरा काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, दैट इज FSH, आल्सो स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी करवाएगा। यहां पे कैसे करवाएगा वो थोड़ा सा आप देख लेना। तो आपने देखा FSH आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। सो अब बात आती है कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो ये बड़ा कम बताया होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन मदद करेगा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के अंदर। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल थे, तो फॉलिक्यूलर सेल जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, इसके बाहर एक लेयर होती है एंड दैट लेयर इज द थीका। ओके, वो जो लेयर होती है, थीका की लेयर होती है, वहां पे वही
प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन को। लेकिन कैसे, उसके लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। मान लो दीज आर द थीका सेल्स, तो ये क्या है, ये आगे आपके थीका सेल्स। तो अगर ये थीका सेल हैं तो इन थीका सेल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। सो दे हैव कोलेस्ट्रॉल। सो ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं, इस थीका सेल को स्टिमुलेट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन stimulate the theca cell to convert the cholesterol present inside it into the androgen। तो ये एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा। एक बार फिर से देख लो, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया था, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इसके आगे पीछे जो लेयर है, थीका सेल्स हैं, उन सेल्स को स्टिमुलेट किया फॉर द कन्वर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द एंड्रोजन। लेकिन एंड्रोजन तो एस्ट्रोजन नहीं है। फिर क्या होगा, इसका काम यहां तक खत्म हो गया। अब क्या होगा, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट कन्वर्ट द एंड्रोजन प्रेजेंट इन द थीका सेल इनटू द एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, समझ आ गया। तो एस्ट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगी, पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थीका सेल को बोलेंगे भाई तू कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट कर, फिर एंड्रोजन के ऊपर दूसरा एक्शन होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, और वो उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। अब बात है एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो यहाँ पे भी कुछ नहीं करेगा, अपने दिमाग में बोझ नहीं डालना है, क्योंकि इसको मैं आगे बताऊंगा। एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अब भी कुछ नहीं, अब सिर्फ वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है ओवरी के अंदर। ओके, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या होगा। अब जैसे ये सारा फंक्शन काम पे हुआ, इसके ऊपर फॉलिकुलर सेल पे हुआ, इसके अंदर हुआ, तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर चेंजेस आएंगी, बहुत सारी चेंजेस आएंगी। और वो चेंजेस क्या आएंगी कि वो सेल जो था इसमें कन्वर्ट होएगा। सो द प्राइमरी फॉलिकल, अब प्राइमरी तो रहेगा नहीं क्योंकि उसमें लेयर्स बन गए हैं, उसमें आपने देखा कि यहाँ पे बाहर बन गई है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रही है। सो इट गिव राइज टू ए स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। सो प्राइमरी फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, और ये आ गया सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन आप ध्यान रखना, इसके अंदर जो दिख रहा है आपको, ये अभी भी oocyte है, दैट इज द प्राइमरी oocyte। ओके, ये प्राइमरी oocyte कब तक रहता है, दैट इज जब तक मियोसिस नहीं होगी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा क्लियर बताया हुआ है। अब बात आती है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा। ओके, अब सेकेंडरी फॉलिकल अगर हम बात करें, तो अब सेकेंडरी फॉलिकल पे फिर से वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन की। क्यों, क्योंकि थीका सेल तो साल है ही, तो एस्ट्रोजन टाइम टू टाइम हर स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है और ओवरी के अंदर ही है अभी तक। यहां तक आ गया समझ। अब क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे कितने सारी लेयर्स है, बहुत सारे सेल्स हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, अब इन सेल्स के अंदर एक फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल या हार्मोन क्रिएट ए स्पेस, एक फ्लूइड प्रोड्यूस करके यहाँ पे सेल को डिसॉल्व करके एक स्पेस बना दिया। जैसे दिख रही है आपको, ये यहाँ पे मान लो ये आ गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया और इधर भी एक स्पेस क्रिएट हो गया। ओके, सो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो स्पेस क्रिएट हो रही हैं, तो इन स्पेस को क्या बोलेंगे, तो एक सेल जो सेल से भरा हुआ था उसके अंदर खाली जगह हो गई है, तो खाली जगह को क्या बोलते हो, दैट इज स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो ये छोटे छोटे ऐसे स्पेसेस बन जाएंगे, दे आर कॉल्ड फ्लूइड पॉकेट्स, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड होगा। सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड पॉकेट। अब ये फ्लूइड पॉकेट जो है, एक इधर था एक इधर बढ़ता जाएगा, जैसे आपका वैक्यूल होता है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा कि ये फ्लूइड पॉकेट आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पहले ऐसे थे तो ये जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो एक बहुत बड़ी खाली जगह एम्प्टी स्पेस बन जाएगी, एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम। इसको क्या बोलते हो, बिग फ्लूइड फिल्ड एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम। तो अब मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, एंट्रम कैसे बना, तो आप कहोगे सर ये छोटे छोटे स्पीसीज क्रिएट हुए थे जिसको हमने फ्लूइड पॉकेट बोला था, कहां पे, इस स्ट्रक्चर के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। और ये किसने किए थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किए थे। और आगे क्या हुआ, ये आपस में जुड़ के एक बड़ा स्पेस बन गया, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम। उसको हमने नाम दे दिया एंट्रम का। अब ये आ गया एंट्रम। एंट्रम के कारण क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte ऐसे रहा और ये नीचे इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया। सो इसने एक नया रूप ले लिया। सो इट गिव राइज टू ए न्यू स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। आप इसको क्या नाम दोगे, ग्राफियन फॉलिकल्स का। ओके, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें आपको एंट्रम पूरा दिखेगा, बाहर लेयर्स होंगी, यहाँ पे एक एक्सटेंशन सा होगा, आपको बोल सकते हो कि इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है जो भी हमने बनाया। कहां से स्टार्ट हुआ था ग्राफियन फॉलिकल बनना, ये स्टार्ट हुआ था यहां से, जर्मिनल एपिथेलियम से।
ओगोनिया बना, फिर प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, यहाँ पे पॉकेट्स बने हुए, ये पॉकेट एनलार्ज करके एक कैविटी बन गया, दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम, और इस एंट्रम में एक स्ट्रक्चर सामने आया, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्राफीन फॉलिकल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको सेंटर के अंदर आपको एक ऊसाइड दिखेगा, सेकेंडरी ऊसाइड। लेकिन इस सेकेंडरी ऊसाइड में मैंने बोला था कि यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइड ने एक लेयर बनाई थी, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। लेकिन साथ ही साथ इसके बाहर एक और लेयर थी, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज जोना रेडिएटा। ओके, तो ये दोनों लेयर्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट भी करती हैं और इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। ये जो अभी तक आपने पढ़ा, ये फेज कौन सी फेज चल रही है? दिस फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। अब इस फेज में चेंज तो देख ली, एलएच ने भी काम किया, इसके अंदर आपने देखा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने भी काम किया, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हुई, सेकेंडरी oocyte बना। ओके, अब मेन काम ये था कि हमारा काम की चीज कौन सी है मेन, ये अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेकेंडरी oocyte अलोंग विद द जोना पेलुसिडा एंड द जोना रेडिएटा। अब इसको निकालें कैसे? हाथ से तो निकाल नहीं सकते, तो यहां पे अब क्या होगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ओके, एक केमिकल एंजाइम बोल सकते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस होगा, दैट एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज एंजाइम इज कॉल्ड प्रोटीएज। ध्यान से सुना, प्रोटीएज जो है, क्योंकि यहां पे आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो है ही है, सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक एंजाइम को प्रोड्यूस करवाएगा, और वो एंजाइम है दैट इज प्रोटीएज। और ये प्रोटीएज एंजाइम क्या है, ये वैसे ही जैसे आपके पास एक सीजर होती है, कैंची होती है काटने के लिए, वो क्या करेगी, वो सीजर यहां से इसको काटना शुरू करेगी, यहां से, तो यहां से काट के इसको बाहर निकालेगी। मतलब क्या क्या निकालेगी, किसको काटेगी, वो काटेगी प्राइमरी oocyte, दैट इज सेकंड जो लेयर थी जोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, इन तीनों चीजों को, दैट इज सेकेंडरी oocyte, जोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, इन तीनों को कैंच पूरा काट के बाहर निकाल लेगी। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया। तो जब इसको बाहर निकाल लिया तो ये हो गया खत्म, ऐसे रह गया पीछे, तो ये स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। तो इट मींस यहाँ पे हुआ क्या कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, और उस एंजाइम ने सीजर का काम किया, और अंदर से उसको काट के निकाल लिया। तो जब वो बाहर आ गया, दैट इज इस ग्राफिन फॉलिकल ने उसको इजेक्ट कर दिया बाहर, तो ये एक बॉडी बच गई, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम। तो दो चीजें हमारे पास सामने आई ग्राफिन फॉलिकल में 14th डे में। ये काम कब होगा, 14th डे में। ये साइकिल चल रही 14th डे तक चलता रहेगा। तो 14th डे में मेन काम हुआ एवोल्यूशन। तो ओवल्यूशन क्या होता है, ओवल्यूशन इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ना कि एग, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। ओके, और किसने करवाया ये काम, ये काम किया एक्सेसिव रिलीज ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है जो इसको बाहर करने में मदद की, कैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, और इससे क्या बना, सेकेंडरी oocyte अलोंग विद द अदर लेयर्स जो उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं, उसको नरिशमेंट भी देती हैं, और साथ में ये बन गया। यहां तक आ गया समझ। अब हम बात करेंगे कि 14th डे में और क्या क्या होगा। अब आपने देखा था कि एस्ट्रोजन जो था उसने क्या किया, मैंने बार बार आपको बोला था कि यहाँ पे भी एस्ट्रोजन निकला था, मैंने बताया था हर स्टेज पे एस्ट्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे भी देखा आपने एस्ट्रोजन निकला है। तो ये एस्ट्रोजन ने किया क्या अभी तक, ओके, ये एस्ट्रोजन ने किया क्या, तो यहाँ पे भी एस्ट्रोजन निकला। तो जो एस्ट्रोजन निकलता है ओवरी से निकल के जाता है बाहर, और जाके क्या करता है, एक कंप्लेन करता है, किसको, दैट इज हाइपोथैलेमस को, या फिर पिट्यूटरी को। तो ये पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि भाई साहब फॉलिकल बन चुका है, अब आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बंद करवाओ। तो फिर से सुनो, एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर जाके पहुंचेगा एट द साइट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों, कारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब फॉलिकल को बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बन चुका है। अगर एक और बन जाएगा तो एक और मियोसिस तैयार होगी, तो वो बाद में होगा। तो ये बन चुका है इसलिए इसने बंद करवा दिया, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग क्या करेगा, वो इंक्रीज करवाएगा।
इसको बंद करवाएगा, इसको इंक्रीज करवाएगा, क्योंकि उसका काम अभी होना है। सो जब ये इंक्रीज कर देगा तब जाके ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। इट मींस एस्ट्रोजन ने पहला काम किया ये वाला, पिट्यूटरी को मना करके फॉलिकल स्टिमुलेटर को बंद कर दिया, ये सारा काम रुक गया, अभी नहीं होगा जब तक कि सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, एस्ट्रोजन ने क्या किया, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर एक और बोर्ड रखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड बोर्ड। तो एस्ट्रोजन जो था, यहां से जो एस्ट्रोजन था, ये एस्ट्रोजन यहां से एक फिर से वो आया और आके क्या किया, इस लाइनिंग को उसने ज्यादा कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना इसको, इसने ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आती है ड्यूरिंग द 14th डे। तो 14th डे के आगे पीछे जो चेंजेस होती हैं वो इस एंडोमेट्रियम में सबसे ज्यादा होती हैं। इसमें क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स है, स्ट्रेट ब्लड वेसल्स, ये कौन सी है, स्ट्रेट ब्लड वेसल। तो ये स्ट्रेट ब्लड वेसल्स के आगे कॉइल्ड ब्लड वेसल बनना शुरू होती हैं। दीज आर कॉल्ड कॉइल्ड ब्लड वेसल्स। ओके, सो ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है एस्ट्रोजन। तो आपको दिख रहा होगा। सो दीज आर कॉल्ड द फंक्शनलिस, इनको फंक्शनलिस बोलते हैं। और जो पीछे वाली हैं स्ट्रेट वेसल्स, इनको बेसल आर्टरीज बोलते हैं। ओके, सो ये बनना शुरू हो जाएंगी कब, 14th डे के पहले बनना शुरू होती हैं। तो ये बनना शुरू हो गया, पहला काम ये किसने किया, एस्ट्रोजन ने। दूसरा काम एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के अंदर चाहे अभी ग्लैंड काम नहीं करेंगे लेकिन ग्लैंड बनाना शुरू कर देगा, मतलब यहां पे ग्लैंड बन जाएंगे। तो ये मान लो ये ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड है। सो दीज ग्लैंड आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द 14th डे। 14th डे में बनना शुरू होते हैं, बन जाते हैं। तो ये है क्या, दीज आर द ग्लैंड। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं अभी ये सिक्रीशन नहीं करें, क्योंकि अभी सिक्रीशन की जरूरत नहीं है, अभी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। लेकिन पहले से तैयारी चल रही है कि अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है तो आगे काम कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो 3 काम हो गए। एस्ट्रोजन ने पहला काम क्या किया था, दैट इज पिट्यूटरी को मना किया। दूसरा काम क्या किया, इस ब्लड वेसल्स को बढ़ा दिया ताकि आगे अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वहां पे काम आए। तीसरा, ग्लैंड की पूरी तैयारी कर दी, मतलब पूरी तैयारी पहले से करके रखी हुई है अगर फर्टिलाइजेशन होती है। तीसरा और चौथा काम क्या किया, इसके अंदर आपको पता है सीलिया होते हैं, क्या होते हैं, सीलियास। और इन सीलियास की मूवमेंट को बढ़ा दिया, इस तरह से तेज हो जाएंगे। तो जो सीलिया प्रेजेंट होता है फ्लैजिला के अंदर, द सीलिया दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लैजिला, द मूवमेंट ऑफ द सीलिया इंक्रीज इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये बढ़ना शुरू होंगे ऐसे ऐसे। क्यों, ताकि जो एग है 14 डे के बाद 1-2 दिन ही होते हैं इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि वो एग यहां से उस साइड यहां से यहां तक पहुंच जाए, वो बड़े आराम से पहुंच जाए। सो ये काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। सो ये अभी तक जो आपने देखा क्या क्या हुआ 14th डे में, तो आपने देखा 14th डे में क्या हुआ, एक तो ये टूट गया, इससे क्या निकला, सेकेंडरी साल में निकला कार्पस ल्यूटियम। अब जो कार्पस ल्यूटियम निकलता है, अब वहां पे इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, एक तो प्रोटीज एंजाइम किया जिसे निकाला, दूसरा यहाँ पे ब्लड वेसल का अमाउंट बढ़ा देता है, ब्लड सप्लाई को तेज कर देता है ताकि वो इसको भी कवर कर सके। और यहाँ पे एक पिगमेंट होती है, उस पिगमेंट का नाम है ल्यूटियल, वो उससे बढ़ जाता है और वो येलो कलर की पिगमेंट है, इसलिए बाद में कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम इनटू ए येलो बॉडी, कार्पस ल्यूटियम। तो येलो बॉडी कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल येलो पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटियल। तो उस ल्यूटियल के कारण येलो में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही कन्वर्ट होता है, अब ये अगले अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है तो ये कंटिन्यूस सप्लाई देता रहेगा प्रोजेस्टेरोन की 9 मंथ तक, तब डीजनरेट नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डीजनरेट हो जाएगा और बना देगा कार्पस एल्बिकन। तो एल्बिकन बना देगा ये। ओके, सो ये तब डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि फिर सेकंड साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो ये कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा ताकि जो फीटस है उसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशमेंट वगैरह मिलती रहे, रेगुलर सप्लाई मिलती रहे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सेकंड फेज जो है, द सेकंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द सिक्रेटरी फेज। ओके, और यहां पे कोई ना कोई हार्मोन होगा जो प्राइमरी हार्मोन जिसका मेन रोल होगा, एंड द हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरोन। तो अभी तक आपने प्रोजेस्टेरोन देखा नहीं कहीं पे, तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो फेज थी उसमें आपने देखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अच्छा रोल प्ले किया, वहां पे एस्ट्रोजन का भी रोल आपने देखा। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही 14th डे होगा, जैसे मैंने देखा पिछले रोल में देखा कि 14th डे में ओवरी के अंदर आपने देखा क्या हुआ था, ग्रेफिन फॉलिकल ने
सेकेंडरी oocyte बनाया, सेकेंडरी oocyte 14 डे में एवोल्यूशन करके फैलोपियन ट्यूब में आ गया, जैसे यहां पे देख रहे हो। साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर बनाया था दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना था तो आपने देखा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। सो दैट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। फिर से देखो क्या हुआ, बड़े आराम से देखो इसको कि ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम पड़ा हुआ है, 14 डे में तैयार हो गया, और उसने अपने अंदर से एक सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया। अभी वो वहां पे पड़ा था तो, लेकिन वहां पे जो लेवल था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वो बहुत ज्यादा था। उसने यहाँ पे जो ल्यूटियल बॉडी थी दैट इज येलो बॉडी थी, कार्पस ल्यूटियम था, उसको स्टिमुलेट किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है। अब उसका रोल आगे स्टार्ट होगा। ओके, सो एस्ट्रोजन तो अपना काम कर रहा था, लेकिन 14th डे में जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, उस प्रोजेस्टेरोन ने जाके इस यूट्रस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज की। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी की। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि यहां पे एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड बनाए थे मैंने, ये ग्लैंड बनाए थे, है ना। सो इन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर देयर सिक्रीशन, क्योंकि उससे पहले उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया था, खाली ग्लैंड थे। तो एस्ट्रोजन ने ग्लैंड को बनाया था, प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपनी सिक्रीशन दे सकें। ओके, यहां तक आ गया। दूसरा, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, उनके अपने ग्लैंड्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये तीनों चीजें चाहिए क्योंकि 14 डे हो गए हैं, चांस है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और अब भी आ जाएगा जाइगोट। तो जाइगोट के आने से पहले की तैयारी चल रही है कि यहाँ पे लिपिड भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, ग्लाइकोजन भी चाहिए, तो वो भी सिंथेसाइज करेगा। ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो यहाँ पे क्या करें, सिक्रीशन करें, तो ये ग्लैंड सिक्रीशन करें। ओके, और यहाँ पे साथ साथ एक काम और होता है कि यहाँ पे इस जगह पे आपने जो देखा है सर्विक्स होती है, वहां पे भी एक थिन लेयर बनती है 14th डे में। इस स्टेज से पहले वाली स्टेज में होता है वैसे, वो एक पतली सी म्यूकस की लेयर बनती है। ओके, कौन बनाता है, वो सर्विक्स के अपने ग्लैंड बनाएंगे। सो दे फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ म्यूकोसा और म्यूकस। वो क्यों होती है, ताकि जब स्पर्म्स यहां से आएंगे तो उनको थोड़ा सा पुश मिल जाए, ताकि वहां से उनको एंट्री अंदर जाने में मदद हो, और ताकि वो जल्दी से जल्दी ऊपर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएं। सो ये सारी एक्टिविटी कब हो रही है, ये सारी एक्टिविटी हो रही है फर्टिलाइजेशन को करवाने के लिए। यहां तक आया समझ। तो क्या हुआ, फिर से देखो जल्दी से, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया अंडर द गाइडेंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस प्रोजेस्टेरोन they increase and they stimulate the gland for its secretions, they stimulate the gland of the endometrium, किसके लिए, फॉर देयर सिक्रीशन ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इससे क्या होगा, साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रही है, यहाँ पे बना रहा हूं, इस तरह से बना रहा हूं, ये ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, ये कॉइल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, फंक्शनलिस्ट बोलते हैं इसको। ये ब्लड वेसल जो होती हैं, ये सिर्फ उसी टाइम बनती हैं जब एंडोमेट्रियम से बाहर, जब भी 14th डे के आसपास, और यही ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्रेक डाउन होती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इसके पीछे वाली ब्रेक डाउन नहीं करेंगी। कौन सी करेंगी, ये वाली करेंगी जो कॉइल्ड होती हैं। ओके, और ये कॉइल्ड जो हैं, ये इस तरह से, अगर कॉइल्ड तो हिलती रहेंगी, ये थोड़ी एक्टिव रहती है। कौन एक्टिव करता है इनको, प्रोजेस्टेरोन। कब तक करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर ये कंटिन्यू में रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इनकी एक्टिविटी रुक जाएगी, और जब ये ऐसे ऐसे करना रुक जाएंगे, कौन रोकेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। वो कम हो गया तो ये रुक जाएगा, और जैसे ही रुकेगा जो पीछे वाला ब्लड सप्लाई है वो इतना तेज होगा कि ये फट जाएंगी, ये ब्रस्ट कर जाएंगी, और जब ये ब्रस्ट कर जाती हैं तो इनका ब्लड होता है वो ही आगे मेंस्ट्रुअल फ्लो को बनाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये दो तरह की होती हैं, एक स्ट्रेट आर्टरीज, एक कॉइल्ड आर्टरीज। कॉइल्ड आर्टरीज ही होती हैं दैट ब्रस्ट एंड फॉर्म द मेंस्ट्रुअल फ्लो अलोंग विद अदर मटेरियल्स। ओके, और इनकी एक्टिविटी को एक्टिव कौन रखता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। अब बात आती है इसको हमने सिक्रीटरी का नाम क्यों दिया। सिक्रीटरी का नाम इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो इस फेजेस के अंदर सिर्फ सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, ग्लैंड की सिक्रीशन हो रही है, म्यूकस की सिक्रीशन हो रही है, प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लाइकोजन की सिक्रीशन हो रही है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज।
the third and the last phase is the bleeding phase. Okay, और ये 3 to 5 days, approximately 3 to 5 days के लिए होगा. 25th डे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा. उससे पहले ये 2 फेजेस थी. अब बात करते हैं इस फेज के खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे और क्या क्या होगा इसके अंदर. तो सबसे बड़ी बात थी कि हमने बात की थी अगर एग के साथ स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई थी, एग और स्पर्म, और जाइगोट बन जाता है, तो इस जाइगोट ने यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन करनी थी और आगे यहाँ पे एम्बेडेड होके इसने यहाँ पे 9 मंथ तक आगे प्रोसेस चलाना था और ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ते रहना था, जहाँ वैसा ही रहना था और ये एंडोमेट्रियम वॉल को टूटने नहीं देना था. बट नो, द सेकेंडरी oocyte do not undergo any fertilization if the secondary oocyte do not undergo any fertilization. आप खुद बताओ फिर क्या होगा. फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो ये जो एग है ये नेचुरल सी बात है 2 दिन के बाद डीजेनरेट होगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और जैसे डीजेनरेटेड फॉर्म में यहाँ पे पहुंचेगा कौन, सेकेंडरी oocyte, तो यहाँ पे एक मैसेज कन्वे हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर कि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है. तो नेक्स्ट नेचुरल सी बात है ये 9 मंथ तक इस वॉल को बनाए रखने का कोई भी मीनिंग नहीं होगा. सो एट दैट टाइम द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज था, तो हुआ क्या कि अब जो है प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा. तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो मैसेज है वो पीछे कन्वे करेगा पिट्यूटरी को कि भाई क्या मैसेज, क्या कि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है. सो फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. सो द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. उल्टा काम, इसको वो क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, और इसको इंक्रीज कर देगी. इसको स्टॉप इसलिए किया क्योंकि यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके क्या करेगा, आपको पता था इसने क्या किया था, इसलिए यहाँ पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कार्पस ल्यूटियम को बनाया था और इसने क्या किया था, प्रोजेस्टेरोन को बनाया था. अब प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा बंद. तो जैसे प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई हो गया बंद तो क्या होगा, मैंने अभी बोला था कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये वाली ब्लड वेसल्स, ये अपनी एक्टिविटी जो कर रही थी बंद हो जाएंगी. जैसे बंद होंगी पीछे जो हाई लेवल पे ब्लड आ रहा है स्ट्रेट, तो वो फटना शुरू होगी, ब्लड वेसल्स फटना शुरू हो जाएंगी, ब्रस्ट करना शुरू हो जाएंगी. और जैसे जैसे ब्रस्ट करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. ओके, अब मान लो ये ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन्स, म्यूकस अलोंग विद द जो एग था, ओके, जो एग मर चुका है, खत्म हो गया है, वो सारे का सारा मटेरियल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. यहां तक आ गया समझ. और जैसे यहां पे कम्युलेट होगा तो अब क्या होगा, वो एग के साथ सारा बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जितने भी हार्मोन थे इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट नहीं करने से जितने ग्लैंड्स हैं सिक्रीशंस बंद हो गई है. अब नेक्स्ट साइकिल जो है वो कौन चलाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, क्योंकि स्टार्ट हो गया है. अब फिर से प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा और ये जितना भी यहाँ पे मटेरियल था अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, हार्मोन्स along with the egg, तो इसको एक और नाम दिया गया, दैट इज फ्यूनरल ऑफ द एग, कि एग का फ्यूनरल हो रहा है जिसमें सारे साथ चल रहे हैं. ओके, तो ये सारा एज ए बॉडी से डिस्चार्ज होगा एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दैट इज ब्लीडिंग फेज और द menstrual phase. Okay, so this is these are the 3 different phases of the menstrual cycles. ओके, अब बात करेंगे क्विक रीजन की, कि क्विक रीजन में देखेंगे कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या. तो मैंने बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो 28 डेज तक कंप्लीट होगा. तो हमने ये पूरा बताया आपको, जिसमें मैंने बताया था 3 फेजेस हैं, फॉलिकुलर फेज, सिक्रेटरी फेज एंड ब्लीडिंग फेज. तो सबसे ब्लीडिंग फेज सॉरी, तो तीसरा हमने देखा कि यहाँ प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया था फॉर द सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन, एफएसएच एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग, ये दोनों काम पे ओवरी के अंदर. यहाँ पे oogonia बनाएगा जर्मिनल एपिथेलियम, oogonia से बनेगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल अंडरगो सर्टेन चेंजेस एंड गिव राइज टू प्राइमरी फॉलिकल. एंड द प्राइमरी फॉलिकल जो है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट होगा, बहुत सारी लेयर्स बनेंगी एंड इट गिव राइज टू सेकेंडरी फॉलिकल्स. सेकेंडरी फॉलिकल जो है वहां पे पॉकेट्स बनेंगे, फ्लूइड पॉकेट विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये फॉलिकल जो है पॉकेट है वो बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी कैविटी बना देंगे, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम. ये याद रखना वर्ड एंट्रम. ओके, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल. तो ग्राफिन फॉलिकल जब तक बनेगा उसको 14 दिन लग जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. फिर जैसे ग्राफिन फॉलिकल बनेगा तो इसके बाद ये यहां से एक एग रिलीज हो जाएगा, सॉरी oocyte रिलीज हो जाएगा along with the 2 layers.
and a secondary body which is empty body is formed and that empty body is corpus luteum. ये हो गया आपका 14 दिन तक पूरा प्रोसेस. एग आ गया आपका उस साइड, आ गया आपका फ्लोपियन ट्यूब के अंदर. अब हमने बात की थी कि क्या होगा कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो एस्ट्रोजन निकला था उस एस्ट्रोजन ने थिकनिंग करना शुरू कर दी यहाँ पे, और साथ ही साथ जो कार्पस ल्यूटियम बना था तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा. किसके थ्रू? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको गाइड करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन. अब जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा वो क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी चेंजेस लगाएगा. क्या क्या चेंजेस लाएगा? तो वो चेंजेस लाएगा कि अब यहाँ पे ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन सबको बनाएगा. साथ ही यहाँ पे जो एक्टिविटी थी स्पाइरल आर्टरीज की उसको इंक्रीज करेगा. ओके, साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्लैंड थी उनको स्टिमुलेट करेगा फॉर देयर सिक्रीशन. उसके बाद क्या करेगा, साथ ही साथ इसके अंदर जितनी भी लेयरिंग है उसको बढ़ाना शुरू कर देगा. ओके, और ये कंटिन्यू रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो. सो दिस इज द सेकंड फेज, और इसमें बहुत सारी सिक्रीशन, इसलिए इसको बोला सिक्रीटरी फेज. एंड द लास्ट फेज इज द ब्लीडिंग फेज और द मेंस्ट्रुअल फेज. उसमें क्या होगा, अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो ये जो डेड सेल है यहाँ पे पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं एग होता है, मर जाएगा 2 दिन बाद. तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वहां पे एक मैसेज आएगा प्रोजेस्टेरोन को कि भाई फर्टिलाइजेशन हुई नहीं. तो प्रोजेस्टेरोन वो मैसेज पहुंचाएगा पिट्यूटरी को कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है. तो पिट्यूटरी क्या करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बंद कर देगी और जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको इंक्रीज कर देगी ताकि सेकंड साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाए. तो ल्यूटिनाइजिंग के बंद होने से क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग क्या करता था, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता था और प्रोजेस्टेरोन थिकनिंग को बढ़ाता था. अब प्रोजेस्टेरोन को लेवल हो गया बंद, तो यहाँ पे जितने भी ग्लैंड थे उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है. ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर का कोई कंट्रोल नहीं. तो अब ये क्या होगा, ये सारा का सारा डीजेनरेट कर जाएगा. ओके, सो इससे क्या होगा कि जितना भी वहां पे मटेरियल तो सारा का सारा एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज हो जाएगा बॉडी से अलोंग विद द एग, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूनरल ऑफ द एग. ओके, अगर हम इसको छोटा सा एक मिनट में देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज oogonia. oogonia ने क्या बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल से बना ग्राफिन फॉलिकल. सो it take 14 days. Graphene follicle get converted into corpus luteum and secondary oocyte. ओके, और ये corpus luteum प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया. प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम थिकनिंग को बढ़ाया, सारे सेकेंडरी oocyte जो fallopian tube में पहुंच गया. अगर फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो 9 मंथ तक प्रोसेस चलेगा और इसको लगे हैं 24 दिन, मींस 14 ये हो गए, अगले जो 10 डेज है ये हो गया हमारा. उसके बाद अगर तो oocyte नहीं करता फर्टिलाइजेशन, सो ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल जो रप्चर कर जाएगी. ये 3 से 5 दिन लगेंगे पूरा प्रोसेस को फ्लश होने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड द ब्लीडिंग फेज. सो दिस इज द टोटल समरी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मुझे लगता है कि मैंने जो समझाया वो आपको थोड़ा बहुत समझ अगर आ गया है तो बहुत अच्छा है. अगर कोई क्यूरीज है आप जरूर पूछें, और मैं बार बोलूंगा कि वीडियो जो है मेरी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि इससे मुझे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलेगी अगली वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू टिल.